नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत रूस सहयोग किसी देश के विरुद्ध नहीं बल्कि दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आज। नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने विमानन कंपनी इंडिगो के संचालन में व्यवधान तथा उड़ानों को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए 4 गिरफ्तार। और भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को अतिरिक्त सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 485 से अधिक हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री पुतिन आज राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम श्री पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 बार मिल चुके हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत संवाद तंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल जुलाई में रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रियो द फर्स्ट से सम्मानित किया गया था। 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $68 बिलियन से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दोनों नेताओं ने 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश गगनयान मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। हाल ही में रूस के कजान और यकतेरिनबर्ग में भारत के वाणिज्यिक दूतावासों का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन का दौरा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली आगमन पर उन्हें रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत रूस सहयोग किसी देश के विरुद्ध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों पर उन्होंने कहा कि कुछ देश रूस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को नापसंद करते हैं और वे राजनीतिक कारणों से इसमें रुकावटें पैदा करके भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत आने से पहले एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं और भारत के लोगों को उन पर गर्व है। उन्होंने भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका की आपत्ति को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका को रूस से तेल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कल नई दिल्ली में रूस की कृषि मंत्री ओक्साना लुट के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने मत्स्य पालन, पशु और डेयरी उत्पादों में आपसी व्यापार, बाजार संबंधी मुद्दों के समाधान तथा निर्यात में तेजी लाने पर चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने 2024-25 के दौरान लगभग $700 करोड़ मूल्य की मछली और मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया है, जिसमें रूस को $12 करोड़ 7 लाख के उत्पाद भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को मुंबई में 3 दिन की चर्चा शुरू हुई। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज इस बारे में जानकारी देंगे। जानकारों के अनुसार इसमें ऋण दर में 25 आधार अंकों की कमी हो सकती है। बैंक ने इस वर्ष फरवरी से 3 चरणों में प्रमुख अल्पकालिक उधार दर में 100 आधार अंकों की कटौती की है।
गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर, वावथराद और बनासकांठा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनका अहमदाबाद नगर निगम के कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह आज के कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशोत्सव के उद्घाटन के साथ करेंगे। उसके बाद श्री शाह गांधीनगर में नाबार्ड IMAI अर्थ समिट 2025-26 को भी संबोधित करेंगे। यह 2 दिवसीय परिषद वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाने और भारत की ग्रामीण वृद्धि में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित होगी। बाद में श्री शाह गांधीनगर में कई सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें एक नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। श्री शाह अपने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कई अन्य लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में और अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA की कल एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विमानन कंपनी इंडिगो के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पिछले महीने के अंत से इंडिगो की सेवाओं में आई कई खामियों की सूचना के बाद यह बैठक की गई। इंडिगो प्रतिदिन लगभग 170 से 200 उड़ानें रद्द कर रही है, जो सामान्य प्रक्रिया से कहीं अधिक है। श्री नायडू ने विमानन कंपनी को तत्काल परिचालन सामान्य करने और हवाई किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी न करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक संगठित अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA की 22 टीमों ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना तथा उत्तर प्रदेश के औरैया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर छापे मारे। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, कई डिजिटल और आपत्तिजनक डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा नकली और संदिग्ध पहचान पत्रों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। इस सिलसिले में राज्य में विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और अन्य अधिकारी राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण का कार्य जारी है। राज्य में ERO, AERO और BLO पूरी तत्परता के साथ SIR का संचालन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की बांकुरा नगर पालिका के 128 भाग संख्या के बूथ स्तरीय अधिकारी दुर्गादास सामंत ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। काम संतोषजनक ढंग से जारी है। लोग अपने फॉर्म भर रहे हैं। लोग इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मृत मतदाताओं के नाम मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किए जा रहे हैं। मुझे सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अरिंदम नियोगी ने आकाशवाणी को बताया कि गणना प्रपत्रों का 92% डिजिटलीकरण कार्य पूरा हो चुका है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। भारत में मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे संचार उपकरणों के साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तरी इलाकों के राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हरियाणा साइबर क्राइम के वर्ष 2023 में दर्ज हुए 751 मामलों के साथ सबसे आगे है, जबकि हिमाचल प्रदेश 127 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। साल 2022 में दर्ज हुए 77 मामलों की तुलना में इस पहाड़ी राज्य में साइबर क्राइम में यह जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2023 में दिल्ली 407 मामलों के साथ सबसे आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में 185 और चंडीगढ़ में 23 केस दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने निर्भया फंडेड स्कीम के तहत DNA एनालिसिस और साइबर फोरेंसिक कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद दी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। श्रीलंका में आपदा से मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने 486 लोगों की मौत और 341 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। चक्रवात दित्वा के कारण भीषण तबाही से जूझ रहे श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
जैसे ही श्रीलंका दशकों में आई सबसे भीषण आपदा चक्रवात डिटवा से जूझ रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की सहायता जमीन पर एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है। अब तक मानवीय क्षति बेहद गंभीर साबित हुई है। अनेक जानें गई हैं, परिवार विस्थापित हुए हैं और समुदाय एक दूसरे से कट गए हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग टीमें तेजी से तैनात किए जा सकने वाले बेली ब्रिज के माध्यम से महत्वपूर्ण मार्ग बहाल करने में जुटी हैं। भारत अब तक ऐसे 3 पुल भेज चुका है। बाढ़ग्रस्त इंदिविटिया में आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब ने आवश्यक चिकित्सा सेवाएं बहाल की हैं, जिनसे सैकड़ों लोगों का उपचार हो चुका है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले प्रतियोगिता में भारत ने चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड को हराया है। HCL स्क्वॉश इंडियन टूर 4 के महिला वर्ग के फाइनल में जोशना चिनप्पा का सामना अनाहत सिंह से होगा। पुरुष वर्ग में वेलावन सेंथिल कुमार मिस्र के आदम हवल से खेलेंगे। जोशना ने सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना को हराया और अनाहत ने दक्षिण अफ्रीका की हेलेवॉर्ड पर जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में सेंथिल कुमार ने फ्रांस की मैसिए लेवी को हराया था। AIFF सुपर कप फुटबॉल में कल गोवा में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने पंजाब FC को 3-1 से हरा दिया। मोहम्मद वसीम राशिद, केविन सिबिल और सॉल क्रेस्पो ने ईस्ट बंगाल के लिए 1-1 गोल किया। वहीं डैनियल रोमेरेज ने पंजाब के लिए एकमात्र गोल किया। फाइनल में ईस्ट बंगाल का सामना फुटबॉल क्लब गोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का समाचार अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रूस से रिश्ते को नई रफ्तार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, भारत और रूस की अटूट दोस्ती, आज होगी 2 दिग्गजों में बातचीत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत में, कई अहम करार संभव। अमर उजाला ने राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को प्रमुखता दी है कि सभी को मानना होगा, ये ब्रिटिश औपनिवेशक भारत नहीं है। देशबंधु के अनुसार रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कराने में रूस हमेशा मदद को तैयार। राजस्थान पत्रिका की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण मिले। जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सर्वोच्च न्यायालय ने BLO पर काम का बोझ कम करने को कहा, अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के दिए निर्देश। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की खबर है, SBI ने कहा, रुपए में गिरावट अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत नहीं। बिजनेस भास्कर के अनुसार इंडिगो की टाइमिंग से 54% यात्री नाराज, बैगेज से जुड़ी शिकायतें भी बढ़ी। नवभारत टाइम्स ने इंडिगो का बयान दिया है, 10 फरवरी तक दूर होगी परेशानी। धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत रूस सहयोग किसी देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आज होगी। नागर विमानन मंत्रालय और DGCA ने विमानन कंपनी इंडिगो के संचालन में व्यवधान और उड़ानों को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए 4 गिरफ्तार। और भारत ने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को अतिरिक्त सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 485 से अधिक हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।